आगे बढ़ते हैं। और मैं आप लोगों को नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया था और आज हम लोग सेल से स्टार्ट करने वाले थे। सेल या कोशिका क्या होता है वहां से पढ़ने वाले थे। चलिए शुरू करते हैं। आ, बायोलॉजी या जीव विज्ञान सब्जेक्ट से हम लोगों ने शुरू किया था, जीव विज्ञान। और इसमें कुछ लिखे थे क्या आप लोग? कल दिखाइए तो मुझे कॉपी, कुछ लिखे थे? अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने बस केवल इंट्रोडक्शन लिखा था और सेल का परिभाषा हम लोगों ने लिखा था। तो यहाँ पर मैं सेल के बारे में आप लोगों को कल बता रहा था। सेल क्या होता है? सेल या इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। तो सेल या कोशिका के बारे में मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन लिखाया था। किसी भी जीव के शरीर का सबसे छोटा संरचनात्मक, क्रियात्मक और जनन की इकाई है। कोशिका के डेफिनेशन में मैंने बताया था संरचनात्मक, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल। एक शब्द मैंने बताया था क्रियात्मक, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल। और ये एक मैंने बताया था जनन या रिप्रोडक्शन, ये इसकी इकाई है। आसान शब्दों में हम लोग कहे तो कोशिका वे संरचना है जिससे हम बने हैं, जिससे कोई भी जीव बना है। गुड इवनिंग लाइव स्टूडेंट्स। जिससे कोई भी जीव बना होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका या सेल बोलते हैं। अब यहां पर आप लोग देखोगे कि ये जो कोशिका है ये कैसे हमारे शरीर को बनाता है और ये क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज समझना, जैसे कि ये हमारा शरीर है, ये हमारा बॉडी है, इंसान का बॉडी, शरीर। और हमारे शरीर के अंदर में हृदय है, फेफड़ा है, हड्डी है और भी बहुत सारे अंग हैं। तो ये सब मिलकर हमारे शरीर को बनाता है और ये जब काम करता है तो हम काम करते हैं। वैसे ही हमारा पूरा शरीर भी छोटे छोटे संरचनाओं से बना है जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका। घर के बारे में मैंने कल एग्जाम्पल बताया था, जैसे घर छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही हमारा शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इस संसार में जो जीव होते हैं वो या तो पादप के रूप में है या तो फिर वो जंतु के रूप में है। तो हम लोग पहले प्लांट सेल पढ़ेंगे, फिर हम लोग एनिमल सेल पढ़ेंगे, और ये एकदम बेसिक है। तो आप लोग सेल में थोड़ा सा इसका हिस्ट्री भी समझ लेना। हम बात करते हैं कोशिका के खोज के बारे में, डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी ऑफ द सेल, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। देखिए, कोशिका की खोज हुई थी तब दिलचस्प कहानी है एक। वर्ष था 1665, 1665 में एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक बोलते हैं, रॉबर्ट हुक। ये जो वैज्ञानिक है इन्होंने क्या देखा, एक जो लकड़ी होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा इन्होंने लिया और इसको रखा सूक्ष्मदर्शी में। और जब लकड़ी का टुकड़ा में इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में रखा लकड़ी के टुकड़े को, तो सूक्ष्मदर्शी में इसको क्या दिखा? तो इनको दिखा भाई इस प्रकार के स्ट्रक्चर। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके समान संरचनाओं को इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में देखते ही वहां पर नोटिस किया। और ये जो सूक्ष्मदर्शी में इन्होंने स्ट्रक्चर जो देखा था, ये था एक सूखे लकड़ी का स्ट्रक्चर। और ये जो सूखा लकड़ी था, अब ये सूखा हुआ है मतलब ये मर चुका है। जिंदा रहता तो कच्चा रहता तो जिंदा रहता, गीला रहता तो। अब ये ड्राई हो चुका है, लकड़ी बोल रहे तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे थे ये एक डेड सेल था, डेड सेल।
या इसको हम लोग बोलते हैं मृत कोशिका। लेकिन कोशिका भाई मृत रहे चाहे जिंदा रहे, कोशिका तो कोशिका है। तो यहां से कोशिका का जो है वो खोज हो जाता है। तो क्या बताया मैंने, कोशिका की खोज जब हुई थी तो वर्ष था 1665, व्यक्ति था रॉबर्ट हुक जिसने खोजा है। किसमें खोजा था, तो लकड़ी के टुकड़े में खोजा था भाई। उन्होंने लकड़ी के टुकड़े में सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उनको इस प्रकार से संरचनाएं दिखाई दी। यही था डेड सेल और मृत कोशिका। और यहीं से शुरू हो जाता है हमारे कोशिका विज्ञान का शुरुआत। अब आप लोग एक चीज ध्यान देना, ये तो मृत कोशिका है, डेड सेल है। जीवित कोशिका को किसी ने खोजा होगा, लिविंग सेल को, या इसको बोलते हैं हम लोग जीवित कोशिका। तो हाँ भाई, इसको भी किसी व्यक्ति ने खोजा था और वो व्यक्ति था लुवेन हॉक। लुवेन हॉक नामक साइंटिस्ट ने खोजा था 1674 में। और ये जो जीवित कोशिका था ये एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया या इसको बोलते हैं जीवाणु। तो ये हो गया आप लोगों के कोशिका का इतिहास। मतलब कोशिका के खोज से लेकर, मृत कोशिका से लेकर जीवित कोशिका तक का इतिहास। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको तो आप लोग याद करोगे, इसको आप लोग याद कर लेना। और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं प्लांट सेल का, आप लोग डायग्राम को बनाएंगे। चलिए, यहां पर मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये लिख लिए हो ना सब लोग, लो लिखो इसको, चलो जल्दी लिखो। अच्छा, ऊपर कभी लिखना है, चलिए मैं छोटा कर देता हूं, ये लीजिए। यहां से लिखना, डिस्कवरी ऑफ द सेल से, यहां से लिखिएगा। कोशिका की खोज करता है रॉबर्ट हुक। वर्ष लिखना 1665। लकड़ी के टुकड़े में खोजा था, और लकड़ी के टुकड़े में जब खोजा था तो वो डेड सेल या मृत कोशिका था। ये आप लोग लिखिए, और यहां से सेपरेट हो जाएगा ये जीवित कोशिका, इस तरफ लिखना। आपके सिलेबस में डायरेक्टली दिया हुआ है सामान्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, आविष्कार और खोजे। तो आविष्कार और खोजे जो दिया हुआ है उसमें ये जो खोज है ये महत्वपूर्ण है। तो वो पूछ सकता है कोशिका को किसने और कब खोजा था, जीवित कोशिका को किसने और कब खोजा था। तो मैं ये देखो शुरू से मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं, इसी के बीच बीच में आपके फैक्ट आते जाएंगे। अलग से मैं फैक्ट नहीं लिखाऊंगा, ये सब बीच बीच में आते जाएगा। हो गया क्या ये। चलिए अब हम लोग एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाएंगे, ये वाला डायग्राम आप लोग बनाइएगा। डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। प्लांट सेल मतलब पेड़ पौधे जिससे बने हुए हैं, पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पादप कोशिका, और आप लोग इसका डायग्राम जो है वो बनाइए, और एक एक करके फिर हम लोग इसके अंगों का व्याख्या लिखेंगे। ये एक डायग्राम इस तरह से बनेगा प्लांट सेल का। ये आप लोग यहाँ पर बनाएंगे इस प्रकार से स्ट्रक्चर को। ये थोड़ा सा बंच ऑफ डॉट्स यहाँ पर मैं बना रहा हूँ गुच्छे में, इसको ऐसे ही बनाना। सभी अंगों का नाम सांकेतिक रूप से हम लोग लिखेंगे, जो हम लिखेंगे उसको वही अंग मान के चलेंगे भाई।
ये है एक पादप कोशिका का डायग्राम, और इसके अंगों का नाम लिखते जाएंगे, क्या क्या कौन कौन से अंग यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इस तरफ साइड में, ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। भित्ति या वॉल या दीवार क्या करता है तो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, तब आपको बताते हुए चलूंगा। सेल वॉल या कोशिका भित्ति। अगला जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर का, उसको आप लोग लिखिएगा सेल मेम्ब्रेन। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको आप लोग लिखिएगा सेल मेम्ब्रेन। हाँ हाँ, ये जो मिडिल में आप लोग जो देख रहे हो यही सेल वॉल है, ठीक। और सबसे अंदर में जो लिखे हो ये सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के अंदर में फिर कुछ कुछ संरचना है, जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे सभी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला जो सेल ऑर्गन है उसमें आप लोग लिखना ये वाला गोल वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। इसके बाद ये बटरफ्लाई जैसे संरचना दिख रहा है, इसको लिखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इसको। हिंदी में इसको बोला जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और ये जो बड़ा पार्ट देख रहे हैं उसको बोला जाता है वैक्यूल। वैक्यूल या हिंदी में बोलते हैं इसको रिक्तिका। मैं आप लोगों को फोटो भी दिखाऊंगा इसका, आप लोग पहले डायग्राम बना लीजिए। इसके अंदर में ये जो डॉट डॉट आप लोगों को दिख रहा है इसको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के नाम से जाना जाता है। और राइबोसोम के बाद आप लोगों को गुच्छा दिख रहा होगा छोटा छोटे डॉट डॉट का, तो ये जो गुच्छा आप लोगों को दिख रहा है इसको लिखना क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या इसको बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो थ्री डॉट आप देख रहे हैं उसको लिखना गोल्जी बॉडी। हिंदी में बोलते हैं गाल्जी काय। और ये जो बोर्ड का कलर है ब्लैक वाला, वो आपको पूरा यहाँ पर भी ब्लैक पार्ट दिख रहा होगा। ये जो पूरा ब्लैक पार्ट दिख रहा है इसको आप लोग लिखना साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा या इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो इतने नामों को आप लोग लिखिएगा और एक एक करके हम लोग इन नामों का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखेंगे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, तो पादप कोशिका भित्ति किससे बना होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पिगमेंट आवश्यक है, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है। तो सबके कार्यों को हम लोग एक एक करके सीक्वेंस से लिखेंगे और आप इसको याद करोगे तो ये आपका हो जाएगा पूरा प्लांट सेल कंप्लीट। तो जल्दी डायग्राम बनाओ, फिर आगे बढ़ेंगे। डायग्राम बना आप लोगों का, बना लिए सब। चलो नाम लिखो,
सही सही नाम लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। एग्जाम में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में भी पूछ देता है, हिंदी टर्मिनोलॉजी में भी पूछ देता है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नामों को याद रखेंगे। शुरू करें। सबसे पहले आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन समझ जाइए, फिर मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। एक स्ट्रक्चर देखते हैं, प्लांट सेल एक्चुअल में होता क्या है। ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने ओपन किया है, इसको थोड़ा सा देखिए। इसको बोलते हैं हम लोग प्लांट सेल। प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका, पेड़ पौधे जिससे बने होते हैं। ये आप लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें जो ये आउटर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आप लोगों को, सबसे बाहरी भाग, इसी को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर में एक ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, जो आपको डार्क कलर में दिख रहा होगा, डार्क ग्रीन कलर में। ये है सेल मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर में ये आप लोग जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ ये जो जाली जैसे संरचना है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर में जो लाल लाल दानेदार संरचना बिखरा हुआ है पूरा कोशिका में सब जगह पर, उसको बोलते हैं राइबोसोम। ये जो गोल गोल आप लोग देख रहे हो ओवल शेप में ग्रीन कलर में, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहीं पर होती है। और ये जो आप लोग देख रहे हो ना, इतना बड़ा उभरा हुआ एरिया, ये वाला, ये है वैक्यूल या रिक्तिका, जिसमें पानी भरा होता है। पानी भरा हुआ है और इसमें एंजाइम्स, मिनरल्स, ये सभी भरे होते हैं। उसके अलावा आपको और कुछ पार्ट्स दिख रहे होंगे, जैसे कि पूरा येलो कलर इसके अंदर में बिखरा हुआ दिख रहा है, जिसके ऊपर ही ये सारे सेल ऑर्गन रखे हुए हैं। इस येलो वाले पार्ट को बोला जाता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर में, तो इसे बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म। ये गोल्जी बॉडी है, और ये जो आप लोग और छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये अदर सेल ऑर्गन्स है। तो हमारे पास ओवरऑल एक प्लांट सेल का पूरा 3D इमेज है, और मैंने जो इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको आपको लिखा दिया है। ये कौन कौन से कार्य करते हैं, इसी के हम लोगों को क्या करना है, एक एक करके समझना है। तो ये जो दिखाई दे रहा है संरचना है, ये है एक पादप कोशिका। पादप कोशिका के अलग अलग अंगों के नाम और उसके कार्यों को हमें पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में। यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है जेनेटिक मटेरियल कहां पर पाया जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो केंद्रक में भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो हमारा न्यूक्लियस में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो इन प्रकार के सभी सेल ऑर्गन को एक एक करके हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं डायग्राम में, और डायग्राम से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग सेल वॉल या कोशिका भित्ति। पहले आप लोग समझ जाइए, फिर एक एक करके इसको लिखेंगे। वॉल या दीवार शब्द सुनते हो तो आप लोगों को क्या समझ आता है, दीवार क्या करता है, एक दीवार का कार्य क्या होता है, एक दीवार करता क्या है, प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। अब ये किसका प्रोटेक्शन करेगा, तो इसके अंदर में जो सेल ऑर्गन देख रहे हो, इसकी सुरक्षा करेगा। तो जो पादप कोशिका भित्ति होता है वो केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता। तो मैं सबको लिखाऊंगा, भी लिखिएगा मत। तो ये हो गया इसका कार्य। ये बना होता है सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज नामक एक कार्बनिक पदार्थ से बना होता है, और ये एक प्रकार का बहुलक है। वहीं अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर आने और जाने के लिए, पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड से। तो आपको एग्जाम में यही सब तो पूछेगा वो,
कि ये किससे बना होता है और ये करता क्या है। नेक्स्ट सेल ऑर्गन हम लोगों ने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हो कि ये ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। लेकिन एग्जाम में इतना सरल क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, वो आपको पूछेगा ये कौन सी प्रक्रिया से ऊर्जा का उत्पादन करता है, प्रक्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में होता है, ऊर्जा का नाम क्या है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये श्वसन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऊर्जा का नाम है एटीपी, और एटीपी होता है लिक्विड अवस्था में, तरल अवस्था में पाया जाता है। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का एक्सप्लेनेशन। न्यूक्लियस क्या है? केंद्रक। केंद्रक या न्यूक्लियस होता है जेनेटिक मटेरियल का गढ़। यहां पर पाया जाता है डीएनए और आरएनए। एक कोशिका के अंदर जितने भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए, उसका संकेंद्रण हमारा न्यूक्लियस के अंदर में होता है, और आनुवांशिक गुणों को यही धारण करता है और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित भी यही करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करता है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड को भविष्य में क्या कार्य करवाया जाएगा उसके लिए प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। अगला जो है हम लोगों ने लिखा है वैक्यूल। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, वैक्यूल जो होता है, यहाँ पर बहुत बड़ा सा पार्ट आप देख रहे हो, ये बड़ा सा भरा हुआ पार्ट, इसमें पाया जाता है पानी, इसमें पाया जाता है मिनरल्स, इसमें पाया जाता है एंजाइम्स। तो ये जो वैक्यूल होता है ये केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होता, और इसका आकार काफी बड़ा होता है, जैसे आप लोगों ने अभी स्ट्रक्चर में देखा। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन उत्पादन का कार्य करता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोला जाता है। अगला हमारा जो पार्ट है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पौधे का वे भाग है जहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ही जो समस्त हरे पौधे हैं वो अपने लिए क्या करते हैं? फूड मटेरियल का निर्माण करते हैं, भोजन बनाते हैं। अगला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल बन रहा है उसके आवागमन में, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन में मदद करता है। ये हो गया हमारा गोल्जी बॉडी। और लास्ट है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य क्या है? तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य वो हिस्सा है जहां पर कोशिका के सारे अंग मौजूद होते हैं। ये जो आप लोग बोर्ड का ब्लैक पार्ट देख रहे हो, कोशिका के अंदर में भी आपको दिख रहा है, यही तो है साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर सारे कोशिका के अंग रखे हुए हैं। तो ये हो गया हमारा एक पादप कोशिका का सामान्य विवरण। अब मैं आप लोगों को इसका एक एक करके लाइन में लिखाते जाऊंगा ताकि आपको एग्जाम के बाद भी ये हेल्पफुल रहे। तो एग्जाम तक तो कम से कम आप लोगों को ये चीज याद रखना है, और जैसे ही एग्जाम में आएगा एक बार रिवाइज करना और चले जाना। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सेल वॉल के बारे में बता रहा हूं, जो जो पॉइंट्स लिख रहा हूं केवल वही वही लिखना। सेल वॉल, ये इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसमें पहला पॉइंट आप लोग लिखिएगा। इंग्लिश मीडियम किसी का है? इंग्लिश मीडियम यहाँ पर नहीं है, तो यहां पर आप लोग लिखिएगा सेल वॉल में केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ, आप लोग लिखिएगा सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज से बना होता है। फिर लिखिएगा
कोशिकांगों की सुरक्षा का कार्य करता है। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग। कोशिकांगों की सुरक्षा का कार्य करता है। ये आप लोग लिखेंगे सेल वॉल में। ये इतना ही आप लोगों को 3 लाइन इसमें लिखना है। फिर आप लोग लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में क्या लिखना है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं भाई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखना, प्लाज्मा झिल्ली। और इसमें आप लोग लिखिएगा ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। यहां पर लिखना प्रोटीन प्लस लिपिड। लिपिड मतलब होता है वसा भाई। प्रोटीन और वसा से मिलकर बना होता है। और क्या कार्य करता है, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आदान प्रदान करता है। तो यहां पर इसको लिखिएगा कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आदान प्रदान करने में मदद करता है। ये आप लोग लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन में। ये 2 पार्ट मैंने लिख दिया। सेल मेम्ब्रेन के बाद में मैंने लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये पूरा आप लोगों को रट लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग लिखना श्वसन प्रक्रिया द्वारा, श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड या तरल अवस्था में। ये आप लोग लिखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही लिखना, इसको कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लिख देता हूं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से इसको जानते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, ऊर्जा घर, या इसको बोलेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। आप लोगों का बहुत सारा एमसीक्यूज जो है यहीं से रेडी होता जाएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको कहते हैं। ये आप लोग लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला जो सेल ऑर्गन है उसमें आप लोग लिखिएगा न्यूक्लियस। इसके जस्ट बगल में मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक में आप लोग लिखिएगा यहां पर आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ कोष्ठक में लिखना डीएनए, कॉमा करके लिखना आरएनए पाया जाता है। यहां पर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए पाया जाता है और इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष
कहा जाता है। ये आप लोग लिख लेंगे न्यूक्लियस या केंद्रक में। नेक्स्ट सेल ऑर्गन का नाम मैंने लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठा देता हूं और यहां तक, और आप लोग लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो यहां पर मैं लिखता हूं शॉर्ट में ईआर, और इसके बारे में लिखिएगा यह प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण या इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेसिस का कार्य करता है। प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अगला आप लोग लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में नेक्स्ट सेल ऑर्गन मैंने लिखा था वैक्यूल। तो यहां पर आप लोग लिखिएगा वैक्यूल, हिंदी में बोलते हैं हम लोग रिक्तिका। और रिक्तिका में आप लोग क्या लिखोगे, तो मैंने बार बार बताया है अभी अभी, इसमें पानी भरा है, इसमें एंजाइम भरा हुआ है, इसमें मिनरल्स भरा हुआ है। तो लिखना पानी, एंजाइम, मिनरल्स या खनिज बोलते हैं मिनरल्स को, खनिज इसमें भरा होता है। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये आप लोग लिखेंगे वैक्यूल या रिक्तिका में। अगला जो सेल ऑर्गन का नाम है उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर राइबोसोम। थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहां पर मैं लिख रहा हूं राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो लिखिएगा प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन उत्पादन का कार्य करता है, प्रोटीन उत्पादन का कार्य ये करता है, ये आप लोग लिखेंगे राइबोसोम में। अगला आप लोग लिखिएगा नेक्स्ट सेल ऑर्गन हम लोगों ने लिखा था इसके बाद में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर आगे, थोड़ा सा ऊपर इसको हम लोग कर देते हैं और यहां पर लिख देते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो लिखना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहां पर होती है, प्रकाश संश्लेषण या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया यहां पर होती है। अगला लिखना केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और ध्यान रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधे अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जैसे किचन में हम लोग अपने लिए खाना बनाते हैं वैसे ही अपने लिए खाना बना रहे हैं, तो ये इसका किचन कहलाता है।
तो पादप कोशिका का कीचन के नाम से इसको जानते हैं। तो लिखिएगा, पादप कोशिका का कीचन कहलाता है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में लिखना, इसे पादप कोशिका का कीचन भी कहा जाता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा प्लांट सेल में। अगला जो सेल ऑर्गन हम लोगों ने लिखा है वो उस पर लिखा है गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। तो आप लोग गोल्जी बॉडी के लिए लिखिएगा एक लाइन, यहां पर गोल्जी बॉडी, या इसको बोलते हैं गाल्जी काय। और गाल्जी काय में आप लोग लिखना परिवहन का कार्य करता है, परिवहन या इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसलिए इसको बोला जाता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग लिखेंगे गोल्जी बॉडी में। और नेक्स्ट तथा लास्ट जो सेल ऑर्गन है उसका नाम आप लोग लिखिएगा वो लास्ट सेल ऑर्गन हम लोगों ने लिखा है साइटोप्लाज्मा, या इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो मैं लिख रहा हूं साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य यहां पर, साइटोप्लाज्म या इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य वे पदार्थ है जिस पर सभी कोशिका के अंग स्थित होते हैं। तो इसमें लिखिएगा जेली के समान संरचना है, जेली समान संरचना है। सभी कोशिकांग यहां पर स्थित होते हैं, सभी कोशिकांग यहां पर स्थित होते हैं। और एक लाइन और लिखना, आपस में कोशिकांगों को टकराने से बचाता है। यहां पर लिखना आपस में कोशिकांगों को टकराने से बचाता है। ये आप लोग लिख लीजिएगा साइटोप्लाज्मा में। और इसी के साथ हमारा जो सेल में प्लांट सेल है वो कंप्लीट होता है। तो इतना आप लोग लिख लीजिएगा जल्दी से। ये प्लांट सेल हमारा हो गया कंप्लीट। कौन सा लिखेंगे ना, वो हम लोग इस चैप्टर के लास्ट में लिखेंगे। उसको रटना है। केंद्रक की खोज करता है कौन, गोल्जी बॉडी की खोज करता है कौन, ये सब लिखेंगे हम लोग लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में, अंत में। तो यहां तक आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है समझने में? इसको आप लोग क्या करोगे, याद कर लोगे। ये सारे सेल ऑर्गन को मैंने यहाँ पर एकदम सीक्वेंस से लिख दिया है और आप इसको याद कीजिए। जितना सेल ऑर्गन का नाम मैंने लिखा है उतना ये पूरा फैक्ट को बनाएगा। तो क्लियर है कि नहीं है, समझ आ गया? अब हम लोग बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल छोटा सा है, 10 मिनट लगेगा उसको पढ़ने में। एनिमल सेल में करा देता हूं, फिर अगला जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एनिमल सेल में 2 पार्ट बस बताऊंगा मैं, एक बताऊंगा मैं लाइजोसोम और एक बताऊंगा मैं सेंट्रोसोम, बस 2 लाइन। बाकी सेम जो पार्ट इसमें है उसमें जो पार्ट पाया जाता है वो सेम फंक्शन को करता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कौन कौन से पार्ट है जो केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, दूसरे सेल में नहीं पाया जाता।
तो इसका जो नाम है मैं यहीं पर आप लोगों को बता दे रहा हूं, जो प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं होता है भाई। तो सबसे पहले आप लोग ये जो सेल वॉल देख रहे हो ना, ये जो सेल वॉल यहां पर देख रहे हो, तो बैक कर देते हैं यहां पर मैं, ये वाला सेल वॉल जो है केवल प्लांट सेल में मिलेगा, ये हमें एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यहां पर जो हरित लवक देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट, ये जो है ये मिलेगा हमें प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। एक और है वैक्यूल रिक्तिका, ये प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। तो ये तीन मुख्य अंग है जो हमें एनिमल सेल में नहीं मिलता, बाकी सब मिलेगा और सबका सेम कार्य होगा। तो सभी ऑर्गन का नाम तो लिखूंगा लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पर पूरा डिटेल से बता दिया है। तो आप लोग हेडिंग डालिए जंतु कोशिका या एनिमल सेल। चलिए हेडिंग डालिए एनिमल सेल, या इसे हम कहते हैं जंतु कोशिका। और जंतु कोशिका का एक डायग्राम मैं बना रहा हूं यहां पर रफली, आप लोग फटाफट इसको बना लीजिए। ये एनिमल सेल है। अंगों को फिर से हम लोग सांकेतिक रूप से लिखेंगे, कौन कौन से अंगों को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। ये अंगों का नाम आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ये एनिमल सेल है और एनिमल सेल में हम लोग यहां पर लिखेंगे, ये है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली, क्योंकि मैं हिंदी में भी लिख चुका हूं पिछले वाले डायग्राम में, तो मैं एक ही लैंग्वेज में यहां पर लिख रहा हूं। यहां पर हम लोग इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम लोग लिखेंगे इसको सेंट्रोसोम। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है सेंट्रोसोम। फिर लिखिएगा आप लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस या इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। फिर लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ये जो आपको छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं यहां पर, इसको बोलते हैं राइबोसोम। ये भी सेम लिखिएगा। फिर आप लोग लिखिएगा, यहां पर एक और स्ट्रक्चर बना देता हूं, इसको बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। इसको बोलते हैं लयनकाय। और ये है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी जो हम लोगों ने पिछला डायग्राम में बनाया था। और ये कोशिका में यहाँ पर अंदर में जो ब्लैक पार्ट देख रहे हो, ये यहाँ पर फिर से लिख लेना साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य। तो ये वाला आपको डिफरेंट दिखेगा यहाँ पर और ये वाला डिफरेंट दिखेगा, बाकी सेम है। तो मैं जो डिफरेंट डिफरेंट है वही बस आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लेंगे। प्लांट सेल में बहुत सारा सेल ऑर्गन हम लोगों ने लिखा था, और एनिमल सेल में भी हम लोगों ने लगभग उतना ही लिखा है, लेकिन एक्सप्लेन हम दो चीज़ों का ही कर रहे हैं और उसमें एक एक लाइन बस है, 2 मिनट का यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। सेंट्रोसोम आप लोग हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए। सेंट्रोसोम में लिखना केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यहां पर मैं लिख रहा हूं केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कैसे मदद करता है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें यहां से लिंक होती जाएगी।
तो ये लिखिए आप लोग, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है। और इस तरफ जो आप लोग लिखे हो लाइजोसोम, लाइजोसोम के बारे में कहानी क्या है तो थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये लाइजोसोम का थैली है, पॉकेट, इसके अंदर में भरा होता है पाचक रस, पाचक एंजाइम इसमें भरा होता है। ये जो पाचक एंजाइम भरा हुआ है ये क्या करता है, कोशिका में जब भी कोई वायरस और बैक्टीरिया का अटैक होता है, कोशिका में जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया का आक्रमण होता है, ये इसके ऊपर इस पाचक रस को छिड़कता है और वायरस और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। लेकिन प्रारंभिक लेवल पर, शुरुआती चरणों में ज्यादा ताकतवर रहेगा तो ये नहीं कर पाएगा। दूसरा इसका काम है, ये जो कोशिका के अंग देख रहे हो, ये जब मर जाते हैं तब इसको खा जाता है, ये इसी एंजाइम को छिड़क कर, मतलब उसको गला देगा और उसके साफ सफाई का व्यवस्था करेगा। बाई चांस क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये एंजाइम सिक्रीट कर देगा तो इसके जो सही से काम करने वाले जितने भी अंग है वो सबको ये मार देता है, और ये जब उसको मार देगा तो ये खुद ब खुद मर जाएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। गुड इवनिंग विद्या साहू। कौन सा बैच है ये, कहां पर लग रहा है विद्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पर लाइजोसोम में फिर क्या क्या लिखवा रहा हूं, इसमें मैं जो जो चीजें लिखवा रहा हूं उसको आप लोग लिखना। क्या लिखोगे, इसमें पाचक रस भरा होता है या पाचक एंजाइम भरा होता है, लिखिए इसमें पाचक एंजाइम भरा होता है। फिर आगे लिखिएगा, वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। वायरस बैक्टीरिया को बोलते हैं हम लोग जीवाणु। जीवाणु के संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर लिखिएगा, एकदम टू द पॉइंट पढ़ेंगे। अब एसआई भर्ती की बात करें या और अच्छा कांस्टेबल की बात करें हम लोग, वन लाइनर आएगा क्वेश्चन, स्टेटमेंट में बहुत कम आएगा, आएगा तो वो भी बन जाएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन वन लाइनर से ही बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन को ही बनाया जाता है, सही जोड़ी बनाइए और स्टेटमेंट में। तो अगर आपको वन लाइनर पता है तो वो भी बन जाएगा, तो इसके लिए आप लोगों को चिंतित रहने की बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर लिखिएगा, मृत कोशिकांगों का भक्षण करता है। मृत कोशिकांगों का भक्षण करता है, मतलब जो डेड सेल ऑर्गन है इसको ये क्या कर जाता है, खा जाता है। और जब इसका एंजाइम ज्यादा सिक्रीट हो जाता है तो अपने जब कोशिकाओं के अंगों को मार देता है तब ये क्या होता है, खुद ही मर जाता है। तो इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली बोलते हैं। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली, इसे कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखना। तो एग्जाम में यही सारा चीज जो है टू द पॉइंट आपको पूछा जाता है। और ठीक है, देखते हैं विद्या। तो ये जो चीजें हैं आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को मैंने बता दिया है, इसके स्टार्टिंग से हिस्ट्री से मैंने बता दिया है, कोशिका का खोज किसने किया, जीवित कोशिका क्या है, प्लांट सेल का डायग्राम मैंने बता दिया। प्लांट सेल के जितने भी सेल ऑर्गन हैं, ये जो आप लोग देख रहे हो सबका मैंने एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता दिया है, कौन सा सेल ऑर्गन क्या क्या करता है। इसको आप लोग रट लोगे तो आपका पूरा पादप कोशिका जितना भी फंक्शन करता है ये सब आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बता दिया है एनिमल सेल,
और एनिमल सेल में भी मैंने बता दिया है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।